सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्लियामेंट का चैप्टर। पार्लियामेंट का जो हम चैप्टर देख रहे थे उसका पार्ट 2। लास्ट वाले उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखी थी कि राज्यसभा का कॉम्पोजिशन क्या होता है, लोकसभा का कॉम्पोजिशन क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और हमारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस होता है, डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बारी अपॉइंट किया जा चुका है, ये सभी चीज़ें जो है वो हम देख चुके हैं। और हम इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली डिसक्वालिफिकेशन के हमारे कौन कौन से ग्राउंड्स जो हैं वो होते हैं, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिसक्वालिफिकेशन में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी और पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा भी दो क्लासिफिकेशन जो है वो बताई गई थी कि अगर कोई एक कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना है तो वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी डिस्क्वालिफिकेशन है और दूसरी जो आरबीआई एक्ट 1951 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन इसके अंदर ये डिफरेंस था कि ये डिस्क्वालिफिकेशन उनके लिए है जो कि अभी तक इलेक्ट होके नहीं आए हैं। वो एज अ कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहे हैं और खड़े हैं वो लोग, तो उनके लिए डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक डिस्क्वालिफिकेशन हमारी उनके लिए होती है जो कि ऑलरेडी जिनको इलेक्ट किया जा चुका है और वो पार्लियामेंट के अंदर है, तो उनको डिस्क्वालीफाई जो है वो किया जा रहा है। अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है वो बताई गई है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसके अंदर उन्होंने 10th शेड्यूल जो है वो ऐड किया था। अब इसके अंदर हमने जो डिस्क्वालिफिकेशन की है वो इस वजह से की है क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी पार्टी या फिर अपने जो भी उन्होंने उनकी जो भी आइडियोलॉजी थी वो उससे हट के कुछ और जो है वो दिखा रहे हैं, तो उस बेसिस पे उनको डिफेक्ट जो है वो डिफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो लाई गई है। ठीक है, तो ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन यानी कि वो अपनी पार्टी से शिफ्ट हो रहे हैं तो उस केस में उनको डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिया जाता है। अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसके अंदर हमारी कुछ ग्राउंड्स जो है वो मेंशन किए गए हैं कि किन किन ग्राउंड्स के तहत उनको डिस्क्वालीफाई जो है वो किया जा चुका है, किया जा सकता है। तो सबसे पहला ग्राउंड जो है वो हमारा है कि अगर वो अपनी जो भी मेंबरशिप है वो वॉलेंटरली गिव अप कर रहे हैं, किसकी मेंबरशिप, पार्टी की मेंबरशिप, तो उस केस में उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरा आता है कि वो पार्टी विप के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, पार्टी विप ने कहा कि इस पर्टिकुलर लॉ को सपोर्ट करना है और वो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो भी एक ग्राउंड होगा जिस पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या फिर वो वोटिंग से जो है वो एब्सटेन कर रहे हैं यानी कि उन्होंने वोट करने से ही जो है वो मना कर दिया है, तो उस ग्राउंड पे भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या फिर कोई एक इंडिपेंडेंट मेंबर है जो कि एक पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब कि वो किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करता था जब उसे इलेक्ट किया गया था, और अगर वो मेंबर अब किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है यानी कि वो जब इलेक्ट किया गया था तो वो उस पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं था और उसके बेसिस पे लोगों ने उसे वोट किया था, लेकिन अब वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है तो अब उसकी आइडियोलॉजी उस पार्टी के बेसिस पे जो है वो होगी, तो इसी वजह से उसको डिफेक्ट करा जा सकता है, डिफेक्ट नहीं सॉरी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है कि एक नॉमिनेटेड मेंबर है। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है यानी कि वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता है, लेकिन उसको 6 महीने का समय दिया जाता है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर वो 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा और उसको डिस्क्वालीफाई जो है वो किया जा सकता है। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स हैं ये हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। जो कैंडिडेट वाली डिस्क्वालिफिकेशन थी वो अलग थी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताई गई थी, कुछ आरपी एक्ट के द्वारा बताई गई थी। ये डिस्क्वालिफिकेशन अलग है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करी गई है, लेकिन ये किसके लिए, ये एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए है। ठीक है, देन ये 10th शेड्यूल के अंदर हमारी मेंशन है, ये हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया था। अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीज़न है ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो ये डिसीज़न जो है वो लोकसभा या फिर राज्यसभा इन दोनों के जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके द्वारा जो है वो लिया जाता है।
यानी कि ऊपर वाले डिस्क्वालिफिकेशन के केस में जहाँ पे वो कैंडिडेट के लिए डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स थे, वहाँ पे जो फाइनल वर्डिक्ट था वो प्रेसिडेंट का था बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड है, यहाँ पे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है, और यहाँ पे डिसीजन लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा जो है वो लिया जाएगा। अब ये जो डिसीज़न लेंगे वो हमारा जुडिशल रिव्यू जो है वो उसका अलाउड है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर्टिकुलर डिसीज़न को क्वेश्चन कर सकते हैं कि कहीं ये मॉडिफाइड बेसिस पे तो नहीं लिया गया, तो उस चीज़ को क्वेश्चन किया जा सकता है। और ये जो जुडिशल रिव्यू इसका अलाउ किया, ये कियोटो होलान केस 1992 के द्वारा बोला गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और इन सभी को मेंटेन करने के लिए ये जो है वो जुडिशल रिव्यू को अलाउ किया गया है, ताकि हमारे इलेक्शंस जो हैं वो फ्री और फेयर रह सके। और इस पर्टिकुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कियोटो होलान केस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में जो है वो ऐड किया गया। ठीक है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन हमने देख ली जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। तो ये हमें याद रखना है, ये सबसे बड़ा कैची पॉइंट हो सकता है प्रीलिम्स के स्टेटमेंट में कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है ये किसके लिए है और इसके अंदर एंड डिसीजन जो है वो किसके द्वारा लिया जा रहा है। देन नेक्स्ट आता है हमारा वेकेशन ऑफ द सीट्स। वेकेशन ऑफ सीट्स का क्या मतलब है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर सीट पे अपॉइंट हो गया था, लेकिन उसे अपनी सीट जो है वो वेकेट करनी पड़ेगी। कौन सी सीट? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। ठीक है, अब ये क्यों करनी होगी? ये इसके रीजंस जो है वो हमारे कोई ही हो सकते हैं, लाइक कि अगर उसने कोई डबल मेंबरशिप जो है वो ले ली, यानी कि लोकसभा में भी ले लिया और राज्यसभा में भी ले लिया, या फिर लोकसभा में भी ले लिया और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ले लिया, तो उस केस में उसको जो है वो अपनी सीट वेकेट करनी पड़ेगी। दूसरा रीज़न हो सकता है कि उसको एंटी डिफेक्शन केस के अंदर हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, किसने? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तीसरा हो सकता है कि उसने खुद ही रिज़ाइन कर दिया हो। चौथा हो सकता है कि वो 60 दिन के लिए अपनी जो मेंबरशिप यानी कि लोकसभा या राज्यसभा से वो 60 दिन तक बिना किसी नोटिस के एब्सेंट रहे हो, तो भी उनको सीट जो है वो वेकेट करनी पड़ेगी। और कुछ अदर केसेस भी हो सकते हैं, लाइक उनको इम्प्रिजनमेंट वगैरह हो गई है, तो उस केस में भी उसको सीट जो है वो वेकेट करनी पड़ेगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। सबसे पहला केस आ रहा है हमारा डबल मेंबरशिप का। डबल मेंबरशिप का जो ये प्रोविज़न है कि डबल मेंबरशिप के केस में उनको सीट वेकेट करनी होगी, ये पर्टिकुलरली प्रोविज़न जो है वो आरपी एक्ट 1951 के थ्रू प्रोवाइड किया गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं प्रोवाइड है, ये आरपी एक्ट 1951 के द्वारा प्रोवाइड है। इसके अंदर डिफरेंट केसेस जो है वो बताए गए हैं कि किस किस केस में उन्हें सीट्स जो है वो वेकेट करनी होगी। तो केस नंबर 1 आता है हमारा। केस नंबर 1 के अंदर ये बताया गया है कि हो सकता है कि उसने जो पर्टिकुलर पर्सन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह इलेक्ट हो गया हो। इलेक्ट होने का रीज़न यही है क्योंकि वो एक जगह से दो जगह से भी, मतलब कितनी भी प्लेसेस से वो लोग इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये हो सकता है कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का इलेक्शन उन्होंने लड़ लिया हो और दोनों ही जगह वो जो है वो जीत गए हों। ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया है तो उनको एक चांस जो है वो दिया जाता है कि आप इसमें से एक सीट जो है वो अपने पास रख लीजिए। ठीक है, अब ये 10 डेज़ के अंदर अंदर उनको डिसाइड करना होगा कि कौन सी सीट पे जो है वो रहेंगे। अगर वो डिसाइड नहीं करते हैं तो इसमें से एक सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी, और वो कौन सी सीट होगी? वो होगी राज्यसभा की सीट वैकेंट हो जाएगी। अब राज्यसभा की सीट ही क्यों वैकेंट करी, लोकसभा की क्यों नहीं करी? इसका रीज़न ये है क्योंकि राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो हमारा थोड़ा इतना कम्बरसम प्रोसीजर नहीं है। वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो उनको इलेक्ट करके जो है वो भेजेंगे, लेकिन वहीं अगर हम लोकसभा का इलेक्शन देखें तो वहाँ के जो लोग होंगे पूरी कि पूरे इलेक्शन प्रोसीजर को जो है वो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंटेस्टिंग जो है वो करानी होगी, पोलिंग वगैरह होगी, और हमारे जो भी कैंपेनिंग होती है वो भी करनी पड़ेगी, तो उसके अंदर वो ज़्यादा प्रोसीजर जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो इसी वजह से राज्यसभा की सीट जो है वो उन्होंने वैकेंट कर दी। अब हो सकता है कि एक मेंबर जो है सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस वो अदर में भी जो है वो इलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट वाली जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। तो एक हाउस का मेंबर दूसरे हाउस में भी जो है वो इलेक्ट हो गया है, तो इस केस के अंदर जो भी फर्स्ट हाउस होगा वो हमारा वैकेंट होगा।
ठीक है, यानी कि अगर वो डिसाइड नहीं करते हैं तो जो भी फर्स्ट हाउस होगा उसके अंदर से उनकी सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी। अब हो सकता है कि एक ही हाउस के अंदर उनको 2 सीट्स जो है वो मिल गई हो सकता है लोकसभा के अंदर ही 2 मिल गई हो सकता है राज्यसभा के अंदर ही जो है वो 2 मिल गई हो। तो उनमें से उनको एक ही जो है वो लेनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं लेते हैं तो दोनों ही सीट्स जो है वो उनकी वैकेंट हो जाएगी। अब हो सकता है कि एक मेंबर ऐसा है जो कि लोकसभा में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के अंदर जो है वो मेंबर बन गया है। तो इसके अंदर अगर वो रिज़ाइन नहीं करते हैं तो हमारी लोकसभा की सीट जो है वो हमारी वैकेंट हो जाएगी, अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको रिज़ाइन नहीं करते हैं 14 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। तो लोकसभा की सीट वैकेंट हो जाएगी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे वो बने रहेंगे। तो पहला केस हमने देखा कि अगर दोनों के अंदर इलेक्ट हो गए हैं तो उनको 10 डेज़ के अंदर अंदर डिसाइड करना होगा, और अगर वो नहीं करते हैं तो उस केस के अंदर राज्यसभा की सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी। अगर वो एक हाउस के सिटिंग मेंबर थे और दूसरे में भी इलेक्ट हो गए हैं तो उनकी जो फर्स्ट वाली सीट होगी वो वैकेंट होगी। हो सकता है कि वो एक ही हाउस के अंदर 2 सीट्स हो गई हों तो दोनों ही जो है वो वैकेंट हो जाएगी अगर उसमें से वो एक डिसाइड नहीं करते हैं। और चौथा केस है कि अगर वो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के अंदर जो है वो मेंबर बन गए हैं तो इसके अंदर जो लोकसभा वाली सीट होगी वो वैकेंट होगी अगर वो 14 दिन के अंदर अंदर उसको रिज़ाइन जो है वो नहीं करते। देन नेक्स्ट आता है सेकेंड केस था कि डिसक्वालिफिकेशन में भी उनको सीट जो है वो वैकेंट करनी पड़ेगी। डिसक्वालिफिकेशन हमारी 10th शेड्यूल में, और 10th शेड्यूल हमने देख ही लिया कि एग्जैक्टली हमारे किन किन बेसिस पे वो डिसक्वालीफाइड जो है वो किए जा सकते हैं। तीसरा हो सकता है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद से ही रिज़ाइन कर दे। अगर उसको रिज़ाइन करना है तो वो किसको जो है वो लिखेगा, उसको रिज़ाइन जो है वो लोकसभा का है अगर तो स्पीकर को लिखेगा, और अगर राज्यसभा का है तो हमारे जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनको जो है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो लिखेंगे, ठीक है। अब ये रेजिग्नेशन जो है अगर उन्होंने लेटर दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीट वैकेंट हो जाएगी। सीट वैकेंट तभी होगी जब रेजिग्नेशन जो है वो इन लोगों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं होगा तो सीट वैकेंट नहीं होगी, और ये इनकी मर्ज़ी होगी कि उन्हें वो एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा, दैट इज़ कि कुछ अदर केसेस जो कि हमारे जिनके केसेस में भी सीट वैकेंट हो सकती है। उससे पहले एक और केस था कि हमने पहले ही देख लिया था कि अगर 60 डेज़ के लिए वो पार्लियामेंट से विदाउट एनी परमिशन एब्सेंट रहते हैं तो उस केस में भी उनकी सीट जो है वो वैकेंट हो सकती है, और अगर वो बता देते तो वैकेंट नहीं होती। और ये जो 60 डेज़ है ये हम कैलकुलेट करते हैं विदाउट इंक्लूडिंग द डेज प्रोरोग और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो अगर वो नहीं बताते हैं तो ये एब्सेंट जो है वो वहाँ से हो जाएंगे, सॉरी वैकेंट जो है वो सीट वहाँ से हो जाएगी। देन कुछ अदर केसेस आते हैं। अदर केसेस के अंदर आता है कि अगर उनका इलेक्शन जो है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिकॉज उन्होंने कोई ऐसी माल प्रैक्टिस जो है वो की होगी, तो उस केस में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, या फिर उनको हाउस से एक्सपेल कर दिया गया है किसी उनके मिसबिहेवियर की वजह से, या फिर उनका इलेक्शन जो है वो एज अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हो गया तो भी उनको सीट वैकेंट करनी होगी, या फिर वो गवर्नर के तौर पे अपॉइंट हुए हैं तो भी वो उनकी सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि अगर किसी इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करना है ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट बीइंग इलेक्टेड, तो ये जो डिसक्वालिफिकेशन का केस होगा ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा पहले हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर हाई कोर्ट का डिसीज़न उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को पसंद नहीं आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हैं, और ये जो प्रोसीजर है इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करने का ये आरपी एक्ट 1951 के अंदर मेंशन किया गया है। यानी कि जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि अगर कोई पर्सन को डिसक्वालीफाई करना है जब वो एज अ इलेक्शन जो है वो लड़ रहा है तो हमने डिफरेंट ग्राउंड्स जो है वो बताए थे। अब हो सकता है कि वो जो डिसक्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स थे वो उस वक्त सामने ना आए हों जब वो इलेक्शन का प्रोसीजर जो है वो चल रहा है और वो एज अ एमपी जो है वो अपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। अब बाद में पता लगता है कि उन्होंने ऐसी माल प्रैक्टिस जो है वो की थी, तो जब बाद में पता लगेगा तो ये केस जो है उसको वॉइड डिक्लेयर करने के लिए ये हमारा हाई कोर्ट के पास जाएगा, और अगर हाई कोर्ट का डिसीज़न उनको पसंद नहीं आता तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके जो है वो अपील कर सकते हैं। यानी कि अगर इलेक्शन के कोई भी डिस्प्यूट्स होंगे वो हमारे हाई कोर्ट के पास जाएंगे और
उसके बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। और ये पर्टिकुलर प्रोसीजर जो है वो हमारा RP एक्ट 1951 के द्वारा बताया गया है। देन नेक्स्ट आता है ओथ एंड अफर्मेशन। अब हमने एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो है वो एज अ MP जो है वो अपॉइंट कर लिया है। अब जब अपॉइंटमेंट हो गई है तो उनकी ओथ और अफर्मेशन जो है वो उनको दिलाई जाएगी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। एक ओथ एंड अफर्मेशन हमने पहले भी दिलाई थी उनको कि जब उनको एज अ कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो उनके लिए एक क्वालिफिकेशन जो है वो मेंशन करी गई थी कि उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एक ओथ जो है वो लेनी होगी। तो वो दूसरी ओथ थी। अब ये दूसरी ओथ है जिसके अंदर अब वो इलेक्ट होने के बाद जो है वो लेंगे। ये ओथ वो किसके सामने लेंगे? ये प्रेसिडेंट के सामने लेंगे, या फिर अगर कोई प्रेसिडेंट के द्वारा कोई पर्सन अपॉइंट किया गया है उनके द्वारा ली जाएगी। तो ये हमने देखा भी था कि जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी है उनके द्वारा 2024 में काफ़ी सारे मिनिस्टर्स जो अपॉइंट किए गए थे और प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको ओथ जो है वो दिलाई गई थी। और उसके बाद जो भी लोग अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनकी ओथ जो है वो अलग से पार्लियामेंट के अंदर ही जो है वो हुई थी। तो पहले प्रेसिडेंट के द्वारा कराई गई और फिर प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी पर्सन अपॉइंट किया गया उनके सामने हुई। देन ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये ओथ के अंदर क्या बोलेंगे? ये ओथ के अंदर बोलेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है वो पूरा ट्रुथ मेंटेन करके रखेंगे, हमारी जो इंडिया की सॉवरेन पावर्स हैं उन्हें अपहोल्ड करेंगे और फेथफुली अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो डिस्चार्ज करेंगे ताकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो हमारी स्टेब्लिश हो सके। अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये ओथ नहीं लेते हैं तो इनके कुछ राइट्स जो है वो इन्फ्रिंज कर दिए, मतलब उनको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो वो कौन से राइट्स है जो कि उनको नहीं दिए जाएंगे अगर वो ओथ नहीं लेते हैं? तो इसी वजह से उनके लिए अगर उनको पार्टिसिपेट करना है पार्लियामेंट के अंदर तो उन्हें ये ओथ लेनी जो है वो ज़रूरी होती है। अगर वो ओथ नहीं लेते हैं तो वो वोट नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर किसी भी लॉ के लिए, वो हाउस के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई जो भी उनको प्रिविलेजेस या इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो भी जो है वो नहीं ले सकते हैं। और अगर वो जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई जाती है, वो हमारी 500 रुपीज़ की ईच के की है। और अगर वो डिसक्वालीफाई होने के बाद भी जो कि हमारे डिसक्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स हम देख चुके हैं, उन डिसक्वालिफिकेशन ग्राउंड्स के बेसिस पे अगर वो बाद में भी वहाँ जाते हैं तो उनको ये पेनल्टी जो है वो देनी पड़ेगी, या फिर उनको मना किया गया है कि वो हाउस में नहीं बैठ सकते हैं या वोट नहीं दे सकते हैं, उसके बाद भी वहाँ जाते हैं तो भी उन पे ये पेनल्टी जो है वो लग सकती है। अब नेक्स्ट आता है कि अब हमने इनको अपॉइंट कर लिया, इन्होंने ओथ ले ली है, अब ताकि ये अपना कंट्रीब्यूशन देश के लिए दे सके तो इनको सैलरी और अलाउंसेस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ये सैलरी और अलाउंस सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है कि उनको कितना सैलरी और अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पे कैची पॉइंट है, ये पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है, लेकिन UPSC प्रीलिम्स में स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा कि इट इज़ डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई भी पेंशन जो है जो भी इन्हें प्रोवाइड की जाती है उसका भी कोई मेंशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं किया गया है, और ये पेंशन भी जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा प्रोवाइड करी गई है अकॉर्डिंग टू विच एक्ट। तो इसके लिए भी इन्होंने एक एक्ट जो है वो लाया था, सैलरी अलाउंस पेंशन एक्ट 1954, जिसके अकॉर्डिंगली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी एंड अलाउंसेस जो है वो एसरटेन किए जाते हैं। अब इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो आए हैं, लाइक 1976 के अंदर पेंशन जो है वो ग्रेजुएटेड स्केल पे प्रोवाइड की जाती थी। अब ये ओल्ड पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन सिस्टम, ये सभी चीज़ें जो है वो चलती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं। ट्रैवल अलाउंस, फ्री अकोमोडेशन, ये सब भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जो इनका डेली अलाउंस जो इनको मिलता है वो 2,000 रुपये प्रतिदिन का जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा जो ऑफिस एक्सपेंडिचर है उसको मेंटेन करने का वो 60,000 पर मंथ जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है ₹70,000 पर मंथ का, और जो इनकी सैलरी है वो 1,00,000 रुपीज़ पर मंथ है। ठीक है, तो ये हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की देखी। अब नेक्स्ट आते हैं कि हमारे लोकसभा के अंदर हमारे एक स्पीकर होते हैं, एक डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के अंदर एक चेयरमैन होते हैं और एक डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। इनकी भी जो सैलरी और अलाउंसेस हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा ही जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं। ठीक है, और ये कौन से एक्ट के तहत है? ये सैलरी एंड अलाउंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1953 है, यानी कि
उसके अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिल रहा था सैलरी और अलाउंस, उसके लिए दूसरा एक्ट था, वो हमारा सैलरी अलाउंस पेंशन एक्ट था। और इनको जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को मिल रही है लोकसभा और राज्यसभा की, उनके लिए डिफरेंट एक्ट है, दैट इज़ द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट 1953। ठीक है, अब इसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस जो है वो हो चुके हैं कि क्या क्या सैलरी जो है वो होती है। तो जो राज्यसभा का चेयरमैन है उनको 4 लाख पर मंथ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और जो स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है और डेप्यूटी चेयरमैन है, इन तीनों की सैलरी जो है वो सेम होती है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनकी सैलरी अलग क्यों रखी गई है? क्योंकि जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इसी वजह से इनकी सैलरी थोड़ी अलग है। और इन सभी की सैलरी जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह ही सेम है, दैट इज़ 1 लाख पर मंथ। इसके अलावा डेली अलाउंसेस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस, समचुरी अलाउंसेस, ये सभी जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि ये जो सैलरी और अलाउंसेस हैं, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है वो चार्ज किए जाते हैं। और इनको जो है वो डिस्कस किया जा सकता है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन इनके ऊपर कोई वोट जो है वो नहीं किया जाता है कि हमें बढ़ाना है या घटाना है। इनको सिर्फ और सिर्फ वो लोग डिस्कस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा कि अब जब उनको सैलरी मिल गई है, अपॉइंटमेंट हो गई है, अब हम डिफरेंट जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी बात करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की। सबसे पहले आ रहे हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर। तो लोकसभा के स्पीकर अगर हम देखें तो इनके बारे में सबसे पहली बात आती है कि ये लोकसभा के मेंबर्स में से ही एक मेंबर को एज अ इलेक्ट जो है वो किया जाता है। इसके अंदर कैची पॉइंट ये आता है कि प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट दी जाती है कि लोकसभा स्पीकर जो है वो बिना इलेक्ट किए भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, लाइक द प्राइम मिनिस्टर। कि प्राइम मिनिस्टर को हम अपॉइंट कर सकते हैं फॉर द 6 मंथ्स विदाउट बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे ही हम लोकसभा के स्पीकर को भी इलेक्ट अपॉइंट जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो लोकसभा के मेंबर्स में से ही एक पर्सन को इलेक्ट किया जा रहा है एज अ स्पीकर, तो वो नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, देन जो डेट ऑफ इलेक्शन है किसकी, स्पीकर के इलेक्शन की डेट की, क्योंकि हमारा सारा प्रोसीजर जो है ये डेमोक्रेटिक रहता है, तो इनको भी इलेक्ट करने के लिए पूरा प्रोसीजर जो है वो रखा जाता है और इस पर्टिकुलर इलेक्शन की डेट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब लोकसभा जो है वो हमारी डिसॉल्व होती है, तो ये जो स्पीकर हैं ये अपने हाउस को वेकेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? ताकि आगे की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो ईजिली हो सके और कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए। तो लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद भी स्पीकर जो है वो वेकेट नहीं करते हैं और वो तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक न्यू जो है वो लोकसभा या फिर गवर्नमेंट जो है वो नहीं बन जाती, तब तक वो कंटिन्यू जो है वो करते रहते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा का रोल यही है कि वो लोकसभा का जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उसको हेड करते हैं और जो भी लोकसभा के मेंबर्स हैं उनके पावर एंड प्रिविलेजेस को गार्ड करते हैं, कमेटीज़ को और लोकसभा को। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट स्पोक पर्सन है हाउस के, और जो भी डिसीज़न है पार्लियामेंट मैटर्स से रिगार्डिंग, इनका डिसीज़न जो है वो इसके अंदर फाइनल रहता है। अब ये जो स्पीकर है लोकसभा के, ये 3 केस हो सकते हैं जब ये वेकेट कर सकते हैं बिफोर दी लोकसभा रिजोल्यूशन। तो वो क्या क्या है कि हो सकता है कि वो लोकसभा के मेंबर जो हैं वो अब ना रहें, और वो कौन से केस हो सकते हैं वो हमने ऊपर पढ़े ही थे। लाइक अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है या फिर उनका इलेक्शन जो है उन्होंने मॉडिफाइड वे से जो है वो जीता था, तो उस केस के अंदर वो लोकसभा मेंबर जो है वो नहीं रहेंगे। तो अगर लोकसभा मेंबर नहीं रहेंगे तो वो स्पीकर भी नहीं रहेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि वो रिज़ाइन जो है वो उन्होंने कर दिया है, और डेप्यूटी लोकसभा स्पीकर को जो है वो अपना लेटर रेजिग्नेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज होकर आ जाती है कि वो रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करेंगे या फिर वाइस प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करेंगे या फिर पीएम को प्रोवाइड करेंगे, तो दैट विल बी द रॉन्ग। रेजिग्नेशन जो है ये हमेशा डेप्यूटी लोकसभा स्पीकर को जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और तीसरा केस है कि ये कब वेकेट कर सकते हैं अर्ली। तीसरा केस है कि इनको रिमूव भी जो है वो किया जा सकता है अगर उनको ऐसा लग रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो अपनी काम जो है वो ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो उनको रिमूव भी किया जा सकता है। रिमूव करने का पूरा प्रोसीजर है हमारा कि सबसे पहले तो 14 दिन का पूरा नोटिस जो है वो दिया जाएगा कि आपके लिए एक रिमूवल रेजोल्यूशन जो है वो हम लेके आ रहे हैं। और अगर
ये रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो वो रिमूव जो है वो कर दिए जाते हैं। अब इस पर्टिकुलर रिमूवल रेजोल्यूशन को लाने के लिए एटलीस्ट 50 मेंबर्स ऑफ लोकसभा का सपोर्ट जो है वो चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए ही 50 लोगों का सपोर्ट जो है वो लगेगा। उस 50 लोगों के सपोर्ट के बाद अगर वो रेजोल्यूशन इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी के थ्रू पास हो जाती है तो लोकसभा स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है ऑल द देन मेंबर्स ऑफ दी लोकसभा, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से अगर हम वैकेंट सीट्स को माइनस कर दें और उसकी पर्टिकुलर मेजॉरिटी अगर आ जाती है तो लोकसभा स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर रिमूवल प्रोसीजर के दौरान ये लोकसभा को जो है वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, ये उस दौरान अपने लिए बोल सकते हैं, उनको बोलने के लिए कोई रोकेगा नहीं, और इसके अलावा वोट भी कर सकते हैं इन दी फर्स्ट इंस्टेंट, लेकिन कास्टिंग वोट जो है वो नहीं होगा। जो इनका स्पेशल वोट इनको दिया हुआ है लॉ को पास करने के लिए वो इनको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा इस केस के अंदर, लेकिन उनके पास वोटिंग पावर जो है वो रहेगी। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि कौन कौन से नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज़ द पावर्स। इनको जो पावर्स हैं वो कहाँ से प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। तो पावर्स जो हैं वो उसका सबसे पहला सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है। उसके अलावा जो लोकसभा के रूल्स हैं उसके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, और दूसरा है पार्लियामेंट्री की कन्वेंशन जो हम बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, उसके बेसिस पे भी इनको पावर्स जो है वो प्रोवाइड करी गई हैं। देन नेक्स्ट क्या आता है कि जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं वो दो चीज़ों के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वो होते हैं, यानी कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली उसके चेयरमैन जो है वो होते हैं। एक है हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस क्या होती है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं और पार्लियामेंट है उनके जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो सभी लोग इकट्ठा होकर कॉन्फ्रेंस जो है वो करते हैं। उसके अंदर चेयरमैन जो है वो हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं, और ये रिसेंटली अभी कराई भी गई थी आई गेस महाराष्ट्र के अंदर। देन एक इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप होता है, ये आपस में जो है वो सभी लोग डिस्कस करते हैं कि पार्लियामेंट के जो भी रूल्स वगैरह है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो उसके भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वो ये होते हैं। इनकी इनका काम क्या है, लोकसभा स्पीकर का इनका काम है कि ये जो लोकसभा है उसके अंदर ऑर्डर एंड डेकोरम जो है वो मेंटेन करके रखे, ठीक है। तो ऑर्डर एंड डेकोरम का मतलब है कि कोई वहाँ पे बदतमीज़ी ना करे, और अगर कर रहा है तो उसको सस्पेंड जो है वो कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट आता है कि ये जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ये फाइनल इंटरप्रेटर है लोकसभा के अंदर, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है तो, लोकसभा के रूल्स को इंटरप्रेट करना है तो, और पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट्स को इंटरप्रेट करना है तो, क्योंकि जो फाइनल कास्टिंग वोट है वो लोकसभा स्पीकर के पास जो है वो प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट आता है कि इनके पावर्स के अंदर ये होता है कि ये हाउस को एडजॉर्न या सस्पेंड जो है वो कर सकते हैं जब हाउस जो है वो डेकोरम में नहीं होता है, सॉरी क्योरम में नहीं होता है। क्योरम क्या है कि अगर जो टोटल स्ट्रेंथ है हमारी उसके 1/10 मेंबर्स जो हैं वो वहाँ पे नहीं है, 1/10 मेंबर्स से कम मेंबर्स हैं, तो उस टाइम पे वो हाउस को सस्पेंड कर देंगे, प्रोसीडिंग्स को नहीं रखेंगे, क्योंकि उस वक्त क्योरम जो है वो पूरा नहीं था। और ये जो हमारा क्योरम है वो हो गया 55 का, क्योंकि 550 सीट्स हैं, 550 का 1/10 करेंगे तो 55 हो गया। तो एटलीस्ट 55 मेंबर्स जो हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए ताकि प्रोसीडिंग्स जो है वो की जा सके। अब नेक्स्ट पावर क्या है इनकी कि इनको एक कास्टिंग वोट जो है वो प्रोवाइड किया गया है जब भी कोई डेडलॉक होगा कि हाफ ऑफ मेजॉरिटी है लॉ को पास करने में या लॉ को नहीं पास करने में, तो उनका लास्ट वोट जो है वो चलेगा ताकि डेडलॉक जो है वो उसको कम किया जा सके। इसके अलावा जो भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उनके चेयरमैन को अपॉइंट करने का काम इनका है, और ये खुद से भी जो है वो कुछ कमेटीज़ के चेयरमैन हैं। वो कौन कौन सी कमेटी है, एक तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, दूसरा रूल्स कमेटी है, और एक जनरल पर्पस कमेटी है। तो एज अ होल लोकसभा के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जो जो कमेटीज़ हैं उनके ये चेयरमैन जो है वो हमारे हैं, एक बिजनेस एडवाइजरी, एक रूल्स और एक जनरल पर्पस कमेटी। देन जो अगर कोई जॉइंट सिटिंग जो है वो बुलाई जाती है तो उसको भी प्रिसाइड जो है वो हमारे लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ये जॉइंट सिटिंग ऑल दो प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मन की जाती है, लेकिन
इसको प्रिसाइड जो है वो हमारे लोकसभा के स्पीकर करते हैं। देन अगर लीडर ऑफ लोकसभा कौन होते हैं, मोस्टली जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे लोकसभा का पार्ट है। अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के पार्ट नहीं है, राज्यसभा के पार्ट है, तो उस टाइम पे लीडर ऑफ लोकसभा कोई और होता है। तो लीडर ऑफ लोकसभा जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनको कि एक सीक्रेट मीटिंग जो है वो बुलाई जाए, तो इनके द्वारा वो अलाउ किया जाएगा। और उस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाएगा जिनको यहाँ से अनुमति मिली है। कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो विदाउट एनी परमिशन उस पर्टिकुलर मीटिंग को जो है वो अटेंड नहीं करेगा। और नेक्स्ट पावर ये है इनकी कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशन का केस है अंडर द 10th शेड्यूल, जो कि हमने पढ़ा था कि वॉलेंट्री मेंबरशिप को लीव कर दिया है, या फिर पार्टी के विप के अगेंस्ट गए हैं, या फिर इंडिपेंडेंट मेंबर ने पार्टी ज्वाइन कर ली है, या फिर नॉमिनेटेड मेंबर ने 6 मंथ्स के बाद पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो उस केस के अंदर जो भी डिस्क्वालिफिकेशन का केस होगा वो लोकसभा के द्वारा जो है वो डिसाइड किया जाएगा। और ये पर्टिकुलरली जो इनका डिसीज़न रहेगा उसको जुडिशली रिव्यू जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट इनकी ये पावर है कि कोई भी अगर बिल है, अगर उसको मनी बिल जो है वो हमें कंसिडर करना है, तो उसका भी फाइनल डिसीज़न जो है वो लोकसभा स्पीकर को ही दिया गया है कि वो डिसाइड करेंगे कि वो बिल जो है वो हमारा मनी बिल होगा या नहीं होगा। देन नेक्स्ट आता है कि इनको हमने इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी जो है वो कैसे इंश्योर की हुई है। तो इनको हमने इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी जो है वो उनके टेन्योर की सिक्योरिटी के थ्रू प्रोवाइड की गई है। यानी कि इनको जो है वो हम कभी भी रिमूव जो है वो विदाउट एनी वैलिड पॉइंट उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। देन सैलरी एंड अलाउंसेस जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स है, उनको वोट नहीं किया जाता है और कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से ही जो है वो चार्ज किया जाता है। देन जो भी वर्क और कंडक्ट है इनका उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता लोकसभा के अंदर, और ना ही उसको जुडिशियली रिव्यू जो है वो किया जा सकता है एक्सेप्ट दी डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविज़न। ठीक है। देन ये इम्पार्शलिटी कैसे मेंटेन की गई है कि उनको सभी केसेस के अंदर वोटिंग पावर नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग वोट जो है वो करना होता है जब कोई डेडलॉक होता है तो। और इनकी जो रैंक है प्रेसिडेंट्स के अंदर वो 7th रैंक है, CGI के इक्वल है। और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे इनकी रैंक बढ़ी है एक्सेप्ट दी प्राइम मिनिस्टर एंड दी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो इसी वजह से उनको इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी जो है वो इंश्योर की हुई है। द नेक्स्ट आते हैं हमारे डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर जो है वो लोकसभा मेंबर्स में से ही जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि हमारे स्पीकर इलेक्ट किए गए हैं। स्पीकर के इलेक्शन के बाद इनका इलेक्शन जो है वो होता है। इनके इलेक्शन की डेट जो है वो स्पीकर जो है वो डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट नहीं डिसाइड करते। प्रेसिडेंट सिर्फ स्पीकर की डेट जो है वो डिसाइड करते हैं। 3 केसेस के अंदर ये वेकेट कर सकते हैं, सेम वही केसेस है, रिज़ाइन कर रहे हैं या फिर इनको रिमूव किया जा रहा है। और तीसरा केस था कि वो लोकसभा मेंबर जो है वो अब नहीं रहे हैं, तो उस केस के अंदर उनको वेकेट जो है वो किया जा सकता है। और ये रेजिग्नेशन जो है वो किसको प्रोवाइड करेंगे, स्पीकर को प्रोवाइड करेंगे। स्पीकर ने किसको प्रोवाइड किया था, डेप्यूटी स्पीकर को जो है वो प्रोवाइड किया था। देन ये स्पीकर की ड्यूटी जो है वो कब परफॉर्म करते हैं, जब स्पीकर जो है वो उस टाइम पे अपनी पोजीशन पे नहीं है, एब्सेंट है वहाँ से या वैकेंट है। और इसके अलावा ये जॉइंट सिटिंग भी जो है वो प्रिसाइड कर सकते हैं अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है, और उस टाइम पे उनको सारी स्पीकर की पावर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। देन नेक्स्ट आता है कि ये स्पीकर के सबॉर्डिनेट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उनसे कम पावर्स हैं। अगर वो स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हैं तो सारी पावर्स जो है वो उनको स्पीकर की प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। अब सिंस 11th लोकसभा कन्वेंशन जो डेप्यूटी स्पीकर है उनको अपोजिशन पार्टी से जो है वो अपॉइंट किया जाता है। अब यहीं पे कैची पॉइंट आ जाता है कि प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट लिखी जाती है कि डेप्यूटी स्पीकर जो है वो हमारे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उनको अपोजिशन पार्टी से अपॉइंट किया जाता है। तो दैट विल बी द रॉन्ग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि हम अपोजिशन पार्टी से जो मेंबर हैं उसको डेप्यूटी स्पीकर के तौर पर जो है वो अपॉइंट करते हैं। सैलरी जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स की जाती है और वो हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है, यानी कि उसके ऊपर कोई वोट जो है वो नहीं किया जाता। और अगर स्पीकर जो है वो लोकसभा को प्रिसाइड कर रहे हैं तो उस दौरान ये एक ऑर्डिनरी मेंबर ही होते हैं। देन ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं लोकसभा को, और अगर ये लोकसभा को प्रिसाइड कर रहे हैं तो तब भी उनको एक
कास्टिंग वोट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। देन ये चेयरमैन होते हैं हमारे स्पेशल प्रिविलेज कमेटी के, और उसके स्पेशल प्रिविलेज जो हमारी पार्लियामेंट की कमेटी है उसके ये चेयरमैन जो है वो रहते हैं। और उसके पार्ट जो है वो ये होते हैं, जैसे कि हमने स्पीकर के केस में देखा था कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप नहीं, बिजनेस एडवाइजरी रूल्स और जनरल पर्पस कमेटी के चेयरमैन जो वो हमारे स्पीकर थे। ऐसे ही स्पेशल प्रिविलेज कमेटी के जो चेयरमैन है वो हमारे डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।